पूरा देश जवान के पीछे पागल हो रहा है। मूवी को रिलीज हुए कुछ दिन ही हुए हैं और उसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए। जैसे ग्लोबल 500 करोड़ के क्लब में घुसने वाली फास्टेस्ट मूवी संडे को जवान के लिए करीब 29 लाख टिकट्स बिकी, जो एक रिकॉर्ड है किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए। जवान के परफॉर्मेंस से कई लोग इतना सरप्राइज नहीं है, ज्यादा सरप्राइज है वो कि जवान कितनी पॉलिटिकल फिल्म है। फार्मर्स हो या फिर पॉलिटिशियंस का करप्शन, जवान कई सेंसिटिव पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात करती है। लोग स्पेशली सरप्राइज है कि शाहरुख खान की मूवी इतनी पॉलिटिकल थी। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने तो ये तक कहा, while attacking the Modi government, dared them to screen the film in parliament premises, कि जवान को पार्लियामेंट में दिखाना चाहिए। सिचुएशन ये हो गई है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कहना है कि जवान मूवी ने दिखाया है कि वोटर्स को उनकी पार्टी के लिए ही वोट करना चाहिए। उसमें शाहरुख खान एक चीज कहते हैं कि जो वोट मांगने आए उससे पूछना कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दोगे। देश में एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो ठोक बजा के कहती है कि हमें वोट दो क्योंकि हम आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। पर क्या जो सभी मुद्दे उठाए गए हैं जवान में वो सही है? नहीं। अब इसमें कई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में बात होती है जो अच्छी चीज है, पर इस मूवी में जो कई पॉलिटिकल आर्गुमेंट दिए जाते हैं वो बहुत कमजोर है, कुछ तो इनफैक्ट गलत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जवान में ऐसी कौन सी गलतियां थी हमारे देश की राजनीति के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 टाइप के मुद्दों के बारे में। एक जो मेरे हिसाब से गलत है, दूसरे जो सही भी हैं और गलत भी हैं, और तीसरे जो इस मूवी में एकदम सही मुद्दे हैं। इस वीडियो में मैं ना ही मूवी की स्टोरी या फिर प्लॉट के बारे में बात करूंगा, पर ये जरूर है कि कुछ मुद्दों के बारे में बात करूंगा जो इस मूवी में उठाए जाते हैं, तो वो स्पॉइलर जरूर बन सकते हैं। जैसे पहले बात करते हैं उन मुद्दों की जहाँ इंटेंशन तो सही थी पर आर्गुमेंट्स गलत दिए हुए थे। मूवी में क्लेम किया जाता है कि हमारा देश किसानों के लिए नहीं बना है बल्कि बड़े बड़े व्यापारियों के लिए बना है, और इस क्लेम को प्रूव करने के लिए ये आर्गुमेंट दिया जाता है कि बड़े कंपनीज के बेल आउट्स तो हो जाते हैं। भारत सरकार अब देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी हिस्सेदार हो गई है, पर किसानों के लोन माफ नहीं होते। अब इस आर्गुमेंट में क्या खामियां हैं उसको समझने के लिए हमें कॉर्पोरेट बेल आउट समझना होगा और किसान के लोन्स कैसे काम करते हैं वो समझना होगा, और मोर इम्पोर्टेंटली हमें समझना होगा राइट ऑफ और वेव ऑफ के बीच में अंतर। मान लीजिए कि अगर एक किसान कोई लोन लेता है बैंक से, तो लोन लेने के लिए उनको बैंक को कुछ कोलैटरल देना होता है। अगर वो किसान ये लोन वापस नहीं चुका पाता तो सरकार मदद करने की कोशिश करती है। सरकार बैंक को किसान के बिहाफ पर पैसे दे देती है, तो किसान को कुछ देने की जरूरत नहीं होती, जिसके बाद बैंक किसान को उसका कोलैटरल वापस कर देता है और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। इसको कहा जाता है वेव ऑफ। कंपनी बेल आउट की सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। उस सिचुएशन में भी कंपनी को कोलैटरल देना पड़ता है एक लोन लेने के लिए, पर जो बेल आउट की जो मांग आती है वो यूजुअली कंपनी से नहीं आती डायरेक्टली, वो बल्कि बैंक से आती है, क्योंकि ये बैंक्स कई बार ऐसी कंपनीज को लोन देते थे जिनके सेक्टर्स में प्रॉब्लम चल रही होती है। बैंक्स को पैसे वापस नहीं मिलते, इसलिए वो सरकार के पास जाते हैं मदद मांगने के लिए। जैसे 2016 में कई बैंक्स बेल आउट्स मांग रहे थे क्योंकि उन्होंने ऐसे स्टील प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स दिए थे जो टेक ऑफ ही नहीं करे। इस सिचुएशन में ऐसा नहीं कि सरकार डायरेक्टली बैंक्स को पैसे दे देती है और बैंक्स कंपनी का कोलैटरल वापस कर देता है, बल्कि सरकार के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जहां बैंक्स कोशिश करते हैं कि बिजनेस को ठीक किया जाए। ऐसे एक चीज वो कर सकते हैं बिजनेस की मैनेजमेंट और ओनरशिप को बदल के। दूसरा ऑप्शन होता है ओपन मार्केट में जाना। ओपन मार्केट में जाने का मतलब है जहां आप उस लोन को सस्ते दामों में दूसरे लोगों को बेचने की कोशिश करते हो। अब जो लोग ये लोन खरीद रहे हैं उनको पता होता है कि इस चुकाने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसी वजह से वो एक डिस्काउंट मांगते हैं, और ये ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे रिस्की एसेट्स को मैनेज करते हैं। जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है राइट ऑफ। राइट ऑफ वेव ऑफ से अलग होता है। राइट ऑफ में बैंक जरूर मान लेता है कि वो इस लोन को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, पर वो पूरे मैटर को क्लोज नहीं करते, बल्कि वो कोशिश करते हैं उस बिजनेस के कोलैटरल को बेचने की, ताकि वो जितना हो सके उतना पैसा कमाए। जब सरकार मदद भी करती है बैंक की तो कई बार कंडीशन दी जाती है। जैसे मोदी सरकार ने 2015 में एक प्रोजेक्ट इंद्रधनुष स्टार्ट किया था, जहां उन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 70,000 करोड़ रुपए डाले थे, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि उन बैंक्स को ओपन मार्केट से 1,10,000 करोड़ खुद लेना पड़ेगा। तो एक कॉर्पोरेट बेल आउट फार्म लोन वेव ऑफ की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिजनेसेस फायदा नहीं उठाते इस चीज का। इनफैक्ट एक 2018 की रिपोर्ट ने दिखाया कि 2012 और 2017 के बीच हमारे बैंक्स में 8,000 से ज्यादा लोन फ्रॉड केसेस थे। ये वो केसेस है जब बिजनेसेस को पता था कि वो लोन चुका नहीं पाएंगे, पर फिर भी उन्होंने लोन्स लिए।
तो फार्म लोन वेव ऑफ और कॉर्पोरेट बेल आउट को कंपेयर करना थोड़ा सिंपलिस्टिक होगा, पर लोग इस चीज को कंपेयर शायद एक कारण की वजह से करते हैं। जब किसान कोई लोन चुका नहीं पाते तो उनकी पर्सनल एसेट्स कई बार ले लिए जाते कोलैटरल के तौर पे, जैसे उनकी जमीन। जबकि जब बिजनेस पैसे नहीं दे पाता तो जो एंटरप्रेन्योर है उसके पर्सनल एसेट्स नहीं अटैच करे जाते, बल्कि कंपनी के एसेट्स अटैच करे जाते हैं कोलैटरल के तौर पे। ये इसलिए है क्योंकि हर देश एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना चाहता है। अगर किसी सरकार ने ये बोल दिया कि कॉर्पोरेट बेल आउट में सीईओ और मैनेजमेंट की पर्सनल एसेट्स भी ले लिए जाएंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप और रिस्की हो जाएगी और कई लोग बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे ये आर्गुमेंट किसानों के लिए भी होना चाहिए ना, किसानों को भी हमें इंसेंटिवाइज करना चाहिए। किसानों के क्यों पर्सनल एसेट्स अटैच कर लिए जाते हैं? ये इसलिए है क्योंकि किसानों के पास और कोई कोलैटरल है नहीं देने के लिए। कंपनी के पास कंपनी के ट्रेडमार्क या फिर कंपनी के एसेट्स होते हैं, जैसे जमीन हो गई या मशीनरी। किसानों के पास एक बड़ा एसेट बस उनकी जमीन होती है, पर मोस्ट किसान जमीन को कोलैटरल की तरह यूज नहीं करते लोन्स के लिए। इनफैक्ट रूरल इंडिया में बस 3% लोन्स में जमीन कोलैटरल होती है। इसके पीछे एक कारण है कि करीब आधे से ज्यादा किसान लैंडलेस है इंडिया में। वो जमीन पर काम जरूर करते हैं पर वो जमीन उनकी नहीं होती। और दूसरी प्रॉब्लम है जिनके पास जमीन होती भी है उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं होते ये दिखाने के लिए कि ये उन्हीं की जमीन है, क्योंकि इंडिया में लैंड रिकॉर्ड्स अच्छी तरह मेंटेन नहीं किए गए हैं। इसी वजह से सरकार ने कहा है कि अगर कोई किसान 1,60,000 रुपए से कम का लोन मांगेगा तो उनको कोई कोलैटरल देने की जरूरत ही नहीं है। पर इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती और इसी वजह से जो फार्म लोन वेवर्स होते हैं वो मोस्ट किसानों की मदद नहीं करते। इनफैक्ट करीब 80% किसान बैंक से लोन ही नहीं लेते। तो जब सरकार अनाउंस करती है कि हम फार्म लोन वेव कर रहे हैं, मोस्ट किसानों का उससे फायदा नहीं होता, क्योंकि मोस्ट किसान बैंक से नहीं बल्कि लोकल मनी लेंडर से लोन लेते हैं, जो या तो कोई कोलैटरल लेते ही नहीं है या फिर सोना और ज्वेलरी की तरह घरेलू चीजों को कोलैटरल मान लेते हैं। फिर दूसरी गलती जो मुझे लगी इस मूवी में वो थी कि फार्म लोन वेवर मानो एक सोल्यूशन की तरह दिखाया जाता है, सेलिब्रेट करने की जरूरत है। अब ये जरूर है कि फार्म लोन वेवर से राहत मिल जाती है किसानों को, पर ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कॉर्पोरेट राइट ऑफ हो या फिर फार्म लोन वेवर हो, ये दोनों ही चीजें किसी भी सरकार के लिए लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। फार्म लोन वेवर मानो एक बड़े से जख्म में बैंडेड लगाना। कुछ टाइम के लिए जरूर आपको लगेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, पर आपको थोड़े दिन बाद रियलाइज होगा कि घाव खत्म नहीं हुआ। इनफैक्ट MS स्वामीनाथन, जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को पायनियर किया था, वो भी इस चीज को मानते हैं। इसके अलावा फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने भी कहा कि किसी भी तरीके का लोन बेल आउट एक मॉरल हैजर्ड की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मॉरल हैजर्ड बेसिकली एक सिचुएशन है जब बोरोवर को पता है कि उनका लोन माफ होएगा ही होएगा, तो उससे बोरोवर तब भी लोन मांगने की कोशिश करेगा जब उनको पता है कि वो पैसे नहीं चुका सकते। पर इससे कई और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जैसे 2014 में तेलंगाना के कई किसानों को एक लोन वेवर स्कीम दी गई, पर इस स्कीम के बाद कई किसानों के लिए लोन मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि बैंक्स के मन में डर बैठ जाता है कि अगर वेवर के बाद उन्होंने लोन दिया कि जो लोन एप्लीकेशन उनके पास आ रही है किसानों से वो सही है या फिर गलत। इसी वजह से कई किसानों को मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा जो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट्स में लोन देते हैं। तो लोन वेवर्स कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि एक सिम्टम है एक गहरी प्रॉब्लम का, जिसको सॉल्व कभी ना कभी तो करना ही होगा। तीसरा आर्गुमेंट जो गलत दिया गया था इस मूवी में वो था ये कंपैरिजन, जहाँ शाहरुख खान एक मिनिस्टर को बोलते हैं कि एक अमीर आदमी अगर मर्सिडीज लेना चाहे लोन पर तो उसका इंटरेस्ट रेट तो कम है, पर अगर कोई किसान ट्रैक्टर लेना चाहे तो उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अब अगर हम प्रिलिमिनरी रिसर्च करेंगे तो जो डेटा है वो गलत नहीं है। एक ट्रैक्टर पर इंटरेस्ट रेट 9 से 23% तक हो सकता है, जबकि मर्सिडीज पर इंटरेस्ट रेट 8 से 10% का है। अब इंडिया में किसानों की सिचुएशन अच्छी नहीं है। जैसे 2021 की सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से एक किसान परिवार की एवरेज मंथली इनकम बस 10,000 रुपए के करीब थी, और इस इनकम में जो ग्रोथ थी वो फसल की कमाई से नहीं आ रही, बल्कि वो दिहाड़ी करके और पशुओं के पालन करने से आ रही है। तो अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं तो किसानों की इनकम का आर्गुमेंट यूज करना बेहतर होता है इंटरेस्ट रेट के आर्गुमेंट से, क्योंकि एक मर्सिडीज और ट्रैक्टर का एक इकोनॉमी में रोल बहुत डिफरेंट है। अब ये जरूर है कि एक ट्रैक्टर के लोन 9 से 23% तक हो सकता है और एक कार लोन मान लो 7.5 से 15% तक, पर हम इस आर्गुमेंट में एक कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड को कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एक कंज्यूमर गुड का पर्पस पर्सनल यूज है, जैसे एक गाड़ी या फिर मोबाइल फोन, जबकि एक कैपिटल गुड एक इन्वेस्टमेंट है, जैसे फैक्ट्री, मशीन या फिर एक ट्रैक्टर। इसी वजह से एक तरफ है एक इंडिविजुअल और दूसरी तरफ है एक बिजनेस।
इस केस में किसान एक बिजनेस हुआ और मर्सिडीज को खरीद रहे हैं एक इंडिविजुअल। क्योंकि हम एक मर्सिडीज की बात कर रहे हैं तो ये दोनों गुड्स अलग हैं और हमें ये समझना होगा कि एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होती है कई फैक्टर्स के बेसिस पर, जिसमें से सबसे जरूरी है बोरोवर की क्रेडिट रेटिंग। क्योंकि हम मर्सिडीज की बात कर रहे हैं तो उस व्यक्ति के पास पैसा होगा, जिसका मतलब है कि उनकी क्रेडिट रेटिंग हाई होगी। हाई क्रेडिट रेटिंग का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट जो चार्ज होगा लोन पर वो भी कम होगा। इसमें कोई सरप्राइजिंग चीज नहीं है। अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि किसानों की बहुत बुरी सिचुएशन है हमारे देश में, तो उसको प्रूव करने के लिए कई बेहतर आर्गुमेंट्स और स्टेटिस्टिक्स हैं। पर ये मर्सिडीज और ट्रैक्टर वाला आर्गुमेंट एक लॉजिकल फैलेसी है जिसको कहा जाता है फॉल्स इक्विवेलेंस। एक और आर्गुमेंट जो बहुत सिंपलिस्टिक बनाया गया था मूवी में वो है कि हमारे देश में पोल्यूशन बस बड़े बिजनेसेस करते हैं। अब ये जरूर है कि कई बड़े बिजनेसेस हेडलाइंस में आए हैं पोल्यूशन के लिए, पर आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन में छोटे बिजनेसेस का एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे देश में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ आपको मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करने के लिए और 50 से कम वर्कर्स चाहिए होते हैं। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारे देश के 40% वेस्ट वाटर और 65% इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। जैसे कानपुर का ये लेदर टैनिंग यूनिट, ये छोटा सा यूनिट जरूर है पर ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करता है। इसके पीछे कारण बहुत सिंपल है। बड़ी इंडस्ट्रीज की तरह इन छोटी इंडस्ट्रीज की कंपनीज के पास एक्सेस नहीं है क्लीन टेक्नोलॉजी की, जिससे वो ऐसे डिवाइसेस लगा पाए अपनी फैक्ट्रीज में जिससे पोल्यूशन ना हो। पर इसके साथ साथ रेगुलेशन भी इनके साथ है। कई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई भी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेने की जरूरत नहीं है अपने ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले। कई बार वो एग्जेम्प्टेड भी होती हैं हमारी सरकार की पोल्यूशन इंस्पेक्शन से। उन शहर में जहाँ 10 लाख से कम लोग हैं, ऐसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हमारी सरकार से कोई इंडस्ट्रियल लाइसेंस भी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसी वजह से जब आपको कोई लाइसेंस नहीं लेना और कोई पोल्यूशन चेक करने नहीं आ रहा और आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, फिर महंगी टेक्नोलॉजी कौन लेगा पोल्यूशन कम करने के लिए? ये आप कई शहरों के आसपास देख सकते हो। जैसे दिल्ली के आसपास आपको ऐसी कई छोटी इंडस्ट्रीज मिलेंगी जो यमुना नदी को पोल्यूट कर रही है। हमारे देश में ऐसी करोड़ों छोटी छोटी कंपनीज है जो इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम करती हैं और इनका पॉलिटिकल दबदबा इतना है कि कोई भी पॉलिटिशियन इन इंडस्ट्रीज के खिलाफ एक सख्त कदम नहीं उठाना चाहता। फिर आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसका आर्ग्यूमेंट सही था पर थोड़ा इनकम्प्लीट था। वो ये कि हम लोग वोटिंग करते हुए बस कास्ट और रिलीजन के बारे में सोचते हैं, एजुकेशन, हेल्थ और जॉब्स के बारे में इतना नहीं। अब वोटिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। हर वोटर एक समान नहीं है, पर एक वोटर किस चीज के बारे में सोचता है वोटिंग करने से पहले एक बहुत बड़ा रिसर्च इशू है जिसके बारे में कई सोशल और पॉलिटिकल साइंटिस्ट रिसर्च करते आए हैं। और इनमें से कई लोगों ने दिखाया कि हमारे देशवासी डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं वोटिंग करने से पहले। 2023 की स्टडी ने दिखाया कि कई वोटर्स ने बोला डेवलपमेंट और विकास उनके लिए एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है इलेक्शंस के लिए। पर डेवलपमेंट का मतलब क्या है वो अलग लोगों के लिए अलग है। डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है या साफ पानी हो सकता है। जब वोटर से पूछा गया कि डेवलपमेंट में आप किन मुद्दों के बारे में बात कर रहे हो, तो उनके लिए अपने लोकल एरिया में नौकरियां सबसे ज्यादा जरूरी थी, जिसके बाद था एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स और पानी। 2019 के प्यू रिसर्च सेंटर ने भी यही चीज कही जब उनके सर्वे ने दिखाया कि 70% से ज्यादा इंडियंस मानते थे कि बेरोजगारी और महंगाई हमारे देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और बस 34% इंडियंस ने कहा कि कम्युनल रिलेशंस एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडियंस डेवलपमेंट पर वोट नहीं करते, पर ये जरूर है कि कास्ट और रिलीजन भी वोटर्स के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये रिसर्च पेपर है नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट अभिजीत बैनर्जी का, जिन्होंने दिखाया कि 1962 से 2014 के इलेक्शंस में लोग डेवलपमेंट के बेसिस पर नहीं बल्कि कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर ज्यादा वोट करते थे। ऐसी चीज हमें 2019 के इलेक्शंस में भी देखने को मिली। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के सर्वे ने दिखाया कि जहां वोटिंग के पहले 21% लोगों के लिए जॉब्स एक बहुत बड़ा इलेक्शन मुद्दा था, कैंपेनिंग के खत्म होने तक ये नंबर बस 12% हो गया। उस पीरियड के दौरान वोटर्स के लिए नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा ज्यादा जरूरी था। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला, जिसमें कई जवानों के शहीद होने की आशंका है। तो इस मुद्दे पर शाहरुख खान सही भी हैं और गलत भी, पर 3 ऐसे मुद्दे हैं जहां शाहरुख खान अपनी जवान मूवी में बिल्कुल सही थे। पहला मुद्दा था कि इंडिया में बिजनेसेस कई रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6 एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया था। The cabinet has given in principle approval to develop and manage 6 airports under public-private partnership. अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ,
गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और बेंगलुरु। ये प्राइवेटाइजेशन होनी थी एक बिडिंग प्रोसेस के जरिए। इन 6 एयरपोर्ट्स की कौन सी कंपनी बिड जीती? अडानी ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था एयरपोर्ट्स को मैनेज करने का। सरप्राइजिंग चीज ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कहा था कि 2 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हमें सेम बिडर को नहीं देने चाहिए बड़े फाइनेंशियल रिस्क की वजह से। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने उदाहरण दिया कि कई साल पहले जेएमआर ग्रुप अकेला ग्रुप था जो क्वालिफाइड था, पर उनको भी दोनों दिल्ली और मुंबई के एयरपोर्ट्स नहीं दिए गए। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का ही नहीं, नीति आयोग का भी यही मानना था। तो फिर भारतीय सरकार ने अडानी ग्रुप को ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों दिए? इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, पर ये एक उदाहरण है क्रोनी कैपिटलिज्म का। क्रोनी कैपिटलिज्म होता है जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस के बीच एक नेक्सस होता है, एक समझौता, जहाँ सरकार कुछ कंपनीज को जमीन, लाइसेंसेस और दूसरी रिसोर्सेज ज्यादा आसानी से देती है। 2023 में 43 कंट्रीज में से इंडिया 10वें रैंक पर थी क्रोनी कैपिटल इंडेक्स पर। उसी रिपोर्ट ने भी पाया कि 10 साल में क्रोनी कैपिटलिस्ट सेक्टर्स का जीडीपी कंट्रीब्यूशन 5 से 8% तक बढ़ गया। क्रोनी कैपिटलिस्ट सेक्टर्स वो होते हैं जहां सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है लाइसेंसेस के लिए, जैसे कोल, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, गैस, एयरपोर्ट्स, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स। क्रोनी कैपिटलिज्म इंडिया में कोई नई चीज नहीं है। इनफैक्ट 1960s और 1970s में ऐसी चीजें करना बहुत आम बात थी, जहां अगर आपको कोई लाइसेंस चाहिए बिजनेस ऑपरेट करने के लिए तो आपको सरकार को मक्खन मारना ही होगा। पर इस क्रोनी कैपिटलिज्म से कुछ कंपनीज को अनफेयर एडवांटेज मिल जाती है, इसलिए हमारे बिजनेस सेक्टर में कंपटीशन इक्वल नहीं रहता और ये चीज बद से बदतर हो रही है हमारे देश में। मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की एक रिपोर्ट ने दिखाया कि जहां 1990 में हमारे देश की 20 सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनीज का कंट्रीब्यूशन 14% था हमारे देश के कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में, 30 सालों में ये नंबर 90% हो गया। इस रिपोर्ट ने दिखाया कि कैसे कई जरूरी सेक्टर्स जैसे टेलीकॉम, एयरलाइन, स्टील, सीमेंट, पेंट, ट्रैक्टर्स या फिर इलेक्ट्रिकल्स, इन सभी में मोस्टली 2 या फिर 3 कंपनीज हैं जिनका कंबाइंड मार्केट शेयर 50% से ज्यादा है। याद रहे कि जब भी बिजनेस में कंपटीशन कम होता है तो सबसे ज्यादा नुकसान कंज्यूमर्स का होता है और फायदा बिजनेस ओनर का। हमारे देश में एक उम्मीद जरूर कई टेक स्टार्टअप से आ रही है, जैसे पेटीएम या फिर एथर, क्योंकि ये कंपनीज टेक सेक्टर में ऑपरेट कर रही हैं। इनको इतनी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ती सरकार से, पर अगर लाइसेंसेस के लिए इनको भी सरकार के दरवाजे खटखटाने होंगे तो वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज जो सही थी जवान में वो है कि क्रिमिनल्स पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अतीक अहमद, राजा भैया या फिर मुख्तार अंसारी, ये सब ऐसे इंडियन पॉलिटिशियंस हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल कन्विक्शंस हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सभी लोग पॉलिटिशियंस बन गए थे। इनफैक्ट मिलन वैष्णव ने इस मुद्दे पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, जहाँ उन्होंने बताया कि हमारे देश की आजादी के बाद हमारी राजनीति में कांग्रेस का एक दबदबा था। कांग्रेस को इलेक्शन जीतने के लिए कई क्रिमिनल्स और बाहुबलियों का सपोर्ट चाहिए था, चाहे वो वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए हो, लोगों को गिफ्ट्स बांटने के लिए या फिर पोलिंग स्टेशन का कंट्रोल हासिल करने के लिए। तो क्रिमिनल्स कांग्रेस को सपोर्ट करते और कांग्रेस रिटर्न में क्रिमिनल्स को कहती कि हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। पर सिचुएशन बदल गई थोड़ी देर में, क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स में कंपटीशन बढ़ गया। तो अब गारंटी नहीं थी कि कांग्रेस ही सारे इलेक्शन जीतेगी। तो फिर क्रिमिनल्स ने सोचा कि गेम बाहर से देखने की बजाय क्यों ना हम ही मैदान में उतरे, और ऐसा ही हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक अच्छा डिसीजन था, क्योंकि इंडिया में इलेक्शंस और महंगे हो रहे थे और ये जो क्रिमिनल्स होते इनके पास पैसा भी होता और आदमी भी होते इलेक्शंस के लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए। जैसे 2022 में एक बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने कहा कि उन्होंने करीब 70 लाख रुपए दिए अपनी टिकट के लिए। ये कहानी है बीएसपी के एक नेता की, जिनका आरोप कि उन्होंने पार्टी से टिकट लेने के लिए 67 लाख रुपए दे दिए, लेकिन उनको टिकट ही नहीं मिला। अब क्योंकि क्रिमिनल्स के पास दोनों चीजें होती हैं, इसी वजह से क्रिमिनल के लिए इलेक्शन जीतना ज्यादा आसान होता है एक नॉन क्रिमिनल से। और एक बार राजनीति में घुसने के बाद एक क्रिमिनल ये इंश्योर कर सकता है कि उनके बिजनेस को कोई छुए ना। इसी वजह से रिसर्च ने दिखाया है कि एक पॉलिटिशियन बनने के बाद 5 साल में एक इंडियन पॉलिटिशियन की वेल्थ 350% तक बढ़ सकती है, जबकि उसी समय एक आम भारतीय परिवार की वेल्थ 17% तक बढ़ती है। तो अगर आप एक क्रिमिनल हैं, सबसे बेहतर जगह आपके लिए है इंडियन पॉलिटिक्स। फिर जवान मूवी में विजय सेतुपति कहते हैं कि इंडिया में कोई एनवायरनमेंट की कदर नहीं करता, और वो इस बात में 100% सच थे। रिसर्च के हिसाब से दिल्ली के लोगों की एयर पोल्यूशन की वजह से जिंदगी 12 साल तक कम हो सकती है, पर इसके बावजूद 2020 के दिल्ली इलेक्शंस में 2% से कम वोटर्स मानते थे
कि पोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट इलेक्शन मुद्दा है। कितने इलेक्शन स्पीचेस में आपने एनवायरनमेंट के बारे में सुना होगा। इसके बावजूद कि कई स्टडीज ने दिखाया कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इंडिया पर एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। As per the United Nations, India was the 7th most affected country due to climate change-led extreme weather events in 2019, both in terms of fatalities and economic losses. इसके दो मेन कारण हैं। पहला कारण है कि बहुत आसान है किसी भी वोटर के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी पर दोष डालना महंगाई की वजह से, क्योंकि बहुत क्लियर है कि महंगाई किस वजह से हो रही है। पर एयर पोल्यूशन एक बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है, इसलिए यह कहना कि इस पार्टी की जिम्मेदारी थी पर इसकी नहीं, ये मुश्किल है। दूसरी चीज है कि कई वोटर्स ये नहीं जानते कि उन पर पर्सनल इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है पोल्यूशन की वजह से। हमारे देश में कई बार AQI की बात होती है। अब हम ये जरूर बोल सकते हैं कि AQI रेड है, पर इसकी बजाय अगर हम ये बोलें कि आपकी और आपके बच्चों की जिंदगी 12 साल से कम हो सकती है अगर AQI ऐसा रहा, तो शायद वोटर्स को पता चलेगा कि क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है एयर पोल्यूशन का उन पर। जवान मूवी एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था जिससे पॉलिटिकल इश्यूज मेन स्ट्रीम बने, और जवान ने सही बात कही कि हमें जिम्मेदारी किसी सुपरमैन जैसे जवान को नहीं देनी चाहिए बल्कि हमारे पॉलिटिशियंस को देनी चाहिए। पर मैं उनसे एक कदम आगे बढ़ूंगा कि हमें लीडर्स में एक क्वालिटी देखनी चाहिए। किसी भी टीम का एक अच्छा लीडर वो माना जाता है जब उनके जाने के बाद भी टीम की सिचुएशन बेहतर रहे। ये तभी होता है जब वो लीडर इंस्टीट्यूशंस और कल्चर में इन्वेस्टमेंट करता है। इसीलिए कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा है कि लीडर्स देश नहीं चलाते, इंस्टीट्यूशंस देश चलाते हैं। इसी वजह से अगर आप देश में करप्शन हटाना चाहते हो तो बस उस लीडर को मत चुनो जो खुद करप्ट ना हो, बल्कि उस लीडर को चुनो जो खुद करप्ट ना हो और ऐसी पॉलिसी चेंजेस लाए जिससे और लोग भी करप्ट ना हो पाए। और उसी चीज से हमारा देश, चाहे आप उसको इंडिया बुलाएं या फिर भारत, आगे बढ़ पाएगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद है इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहाँ पहला वीडियो है मोदी जी के रीसेंट राखी गिफ्ट के बारे में। पर सवाल यह है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी इस गिफ्ट को देने के पीछे।